हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। ये तो विदित है आपको कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर किस तरह से बना था, पेपर कैसे आता है, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। लेकिन जैसा कि हमारी स्ट्रेटेजी थी कि एक योजना क्या होनी चाहिए सफलता के लिए, वो हमने डिस्कस किया था कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना है। उसको एनालिसिस करने के बाद हमें फिर पिछले प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमें अपनी क्लास शुरू करनी है। तो देखिए ये जो पेपर आपका कॉमर्स का होता है, इसके आपके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट होता है उसके आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं। और आपके जो पेपर सेकंड होता है इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 150, 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे कि पेपर सेकंड जो हुआ था 11/10/2022 में जो पेपर हुआ था उसको हम फुल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसको सोल्व करेंगे, हम फुल्ली सोल्व करेंगे ताकि हमारे माइंड में सेटअप हो जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह की हमें तैयारी लेकर चलनी चाहिए। कल से आपकी डेली क्लासेस होंगी। और आज ये जो है पहली जो क्लासेस में आप सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है कि फुल सोल्व क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि और भी जैसे 2020 का 15 का प्रीवियस पेपर और भी मैं आपके लिए सोल्व करूं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं और भी पेपर सोल्व आपके लिए करके अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में एक जानकारी एक और देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर आपके सेवन जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी डेली चल रही है, उसकी मैम है, दोनों मैम तैयारी करा रही हैं। और यहाँ पर अकाउंट्स की तैयारी मैं करा रहा हूँ आपके कॉमर्स की। तो आपको फुल्ली यहाँ पर सिलेक्शन वाली क्लास में आपको फुल्ली सिलेक्शन की जो भी आपके लिए ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 12/10/2022 में यहाँ पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जाम कब हुआ था? आपका 12/10/22 में हुआ था। और इसी का एग्जाम जो फर्स्ट हुआ था वो 11/10/22 में हुआ था। 75 नंबर वाला तो हुआ था आपका 11 में, और 12 में हुआ था ये आपका 150 मार्क्स का पेपर के इसके पेज थे। और इसके 150 क्वेश्चंस थे। और 150 क्वेश्चंस के जो अधिकतम अंक थे वो आपके 300 थे। एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था। इसको पेपर सेकंड कहते हैं। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इन जो इंस्ट्रक्शन है वो तो सभी को पता ही है। डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस तरह के इसमें पूछे गए थे। और आपको ये भी पता था कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो किसकी थी? नेगेटिव मार्किंग थी यहाँ पर आपकी 1/5। मतलब 1/3 पार्ट जो था वो गलत आंसर के लिए आपका काट लिया जाता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी इसमें कि देखिए अगर आपने अपना रोल नंबर गलत फिल किया था ओएमआर सीट पर तो उसके आपके 5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ऐसा नहीं था कि आपकी चेक नहीं होगी, लेकिन उसके 5 मार्क्स कर लिए जाएंगे। सजा तो है बट हल्की सजा है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या था। तो देखिए जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया था तो वो क्वेश्चन था आपका, निम्न कथन में से कौन सा सही है बताइए। तो देखिए मानव संसाधन विकास, जो मानव संसाधन विकास है मानवीय संसाधन प्रबंध का एक अंग है। मतलब जो मानव संसाधन विकास जो है वो मानवीय संसाधन प्रबंध का भाग है, या मानवीय संसाधन प्रबंध मानवीय संसाधन विकास का अंग है। तो देखिए जो आपका इसमें कथन, अब आपको बताना था कि कथन एक सही है, कथन दूसरा सही है, या पहला गलत है, या दोनों सही हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, पहला जो आंसर है वो आपका फर्स्ट, वो आपके यहाँ पर सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है कि मानव संसाधन विकास मानवीय संसाधन प्रबंध का एक अंग है। देखिए पहले मैनेजमेंट बड़ा है, जो ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजमेंट है वो बड़ा है। और इसी का ही एक पार्ट क्या है, इसी का एक पार्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट। ह्यूमन
रिसोर्सिस डेवलपमेंट इसी का एक पार्ट है, तो ये आंसर आपका सही है। मैनेजमेंट बड़ा है, ठीक है, ये आपको याद रखना कि इन दोनों में मैनेजमेंट बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, भारत में कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी वह कौन सी क्रांति थी? श्वेत क्रांति थी, लाल क्रांति थी, नीली थी या हरित थी? तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कृषि में कौन सी होगी, हरियाली कृषि होगी, हरित क्रांति। तो ये थी आपकी हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक में शामिल नहीं है? ये पूछ रहा है ऐसा आपको कौन सा घटक, एक ऐसा घटक बताना है जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, करने वाला आर्थिक घटक नहीं है, आर्थिक बताना है। तो देखो, व्यक्तिगत आय, ये तो आय तो इकोनॉमिक में शामिल की जाती है, व्यक्तित्व ये इकोनॉमिक में शामिल नहीं किया जाता, और तरल संपत्ति लिक्विड एसेट जैसे कि आपकी कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, तो ये भी आपकी इकोनॉमिक होगी। परिवार आय इनकम ये भी इकोनॉमिक होगी, लेकिन ये व्यक्तित्व जो है ये कोई इकोनॉमिक घटक नहीं होता है, ये आपका व्यक्तित्व ही करेक्ट आंसर होगा। विपणन अनुसंधान की विधियां और तकनीकी हैं, तो आपको बताना है मेथड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च में क्या सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, या इन डेप्थ इंटरव्यू होता है, या ये सभी होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका आंसर फोर्थ, उपरोक्त सभी, मतलब सर्वेक्षण, अवलोकन, गहन साक्षात्कार, ये सभी आपके मेथड हैं किसके? ये सभी मेथड आते हैं आपके, टेक्निक आती है मार्केटिंग रिसर्च की, ठीक है, विपणन अनुसंधान की। तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को स्वीकृति कब प्रदान की? देखिए, ये आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राज्यसभा में कब आया, लोकसभा में कब आया, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी। तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी इसको 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और प्रेरणा में सहायता, जो शिक्षण और प्रेरणा के कारकों में प्रमुखता से सहायता करती है, व्यक्तित्व और सीखने में सहायता करती है, शिक्षण और अधिगम में करती है, प्रेरणा और व्यक्तित्व में। तो सही आंसर होगा शिक्षण और अधिगम में, मतलब टीचिंग और लर्निंग दोनों में हेल्प करती है आपकी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो दोनों में हेल्प करती है, सिखाने में भी और सीखने में भी। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है? कौन सा ऐसा प्रतिमान है, कौन सा ऐसा मॉडल है जो गाइडेड करता है टीचर को कि आपके गहनता, विषय में क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु की गहनता होनी चाहिए? पूछताछ प्रतिमान, निष्पत्ति प्रतिमान, या आपका अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, या अंतः क्रिया विश्लेषण प्रतिमान? तो इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा आपका फोर्थ, सॉरी, सही आंसर होगा आपका सेकंड, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंडेंट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को निम्न में से किस वर्ष प्रारंभिक किया गया था? अब देखिए, अब आप क्वेश्चन, ये कब पेपर हुआ था? ये हुआ था 2022 में। तो आप ये देखिए ये योजना कब की पूछ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए कि कब की पूछी गई है, सभी में ये 5-6 साल पहले की भी पूछी गई हैं। तो अब आप देख लीजिए, अब आप देने जा रहे हैं 2024 का, तो ऐसी योजनाएं यहाँ भी इम्पोर्टेंटेड होती हैं, तो आपको सारी योजनाएं यहाँ भी पढ़नी है। तो प्रधानमंत्री जो ये योजना थी, ये आप आई थी आपकी 2016 में, तो ये अब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियों की भावना, प्रवृत्ति और इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे कहलाते हैं आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, या सामाजिक कारण? तो सही आंसर होगा आपका सी, मतलब 3, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र के लिए ग्रामीण संपर्क परियोजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए, योजनाएं तो हम पूरी कराएंगे आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं अब से 5-6 साल पहले जितनी भी योजनाएं आई हैं
उन योजनाओं को तो हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, ये योजनाएं आपको सब हम नोट कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हमारी क्लास में सभी चीजें ये इंक्लूड की जाएंगी। तो ये किस वर्ष आई थी आपकी? तो ये आई थी आपकी 2016 में। 2016 देख लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन सैज, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया था। तो सही आंसर आंसर जो होगा वो आपका ये फोर्थ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित असंगठित पूंजी बाजार में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट में इंक्लूड नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जहां से आप बिजनेस करने के लिए पैसा ले सकते थे, तो वो साहूकार भी होते थे जो उधार देते थे, मनी लेंडर होते थे, और आपके देसी बैंकर भी होते थे, इंडिजियस बैंकर्स भी होते थे, बीएसटी में आपने पढ़ा है, और आपके सर्राफा भी होते थे जो सुनार जो आपको पैसा उधार देते थे बिजनेस करने के लिए। लेकिन ऋण पत्र अधिकारी ये इसमें नहीं आते थे। ठीक है, ये तो किस में आते थे? ये आपके ऑर्गेनाइज्ड में आते थे। तो ऋण पत्र अधिकारी ये शामिल नहीं किए जाते हैं असंगठित पूंजी बाजार में, संगठित में आते हैं आपके। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके जो प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? समाज, अधिगम करने वाला मतलब स्टूडेंट, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। तो सही आंसर यहाँ पर है आपका, देखिए ए नहीं होता है, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति, मतलब आपका बी सी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक फर्म में ए बी सी तीन साझेदार हैं, तीन पार्टनर हैं। ए 3,000 प्रति माह के प्रारंभ में आहरण करता है तथा वर्ष के अंत में ए आहरण पर चार्ज किए जाने वाला ब्याज कितना होगा यदि 12% ब्याज की दर दी हुई है? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको निकालना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको आईओडी यहाँ पर आपको फाइंड करना है। और इसके लिए क्या करते हैं आप, कितने रुपए वो निकाल रहा है? 300 रुपये। और कितनी बार निकाला है? प्रति माह, हर माह मतलब साल में 12 बार निकाले हैं, इनटू आप इसमें लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, और इनटू आप लिखेंगे टाइम, और अपॉन करेंगे आप यहाँ पर 100, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी टाइम आएगा उसको 12 से डिवाइड। अब टाइम कैसे निकालेंगे आप ये देखिए हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, तो जो उसने 1 जनवरी को निकाला होगा पैसा, उसको वो कितने दिन यूज करेगा? पूरे 12 महीने यूज करेगा, 12 लिख लो। अब जनवरी फरवरी मार्च हर महीने निकालते जा रहा है, आप सबको छोड़ो, बस लास्ट महीना देखो दिसंबर। दिसंबर में उसने जो पैसा निकाला होगा 1 दिसंबर को, वो 31 दिसंबर को तो पूरा होना है हिसाब। ठीक है, अगर कैलेंडर ये लेके चल रहे हैं तो 31 दिसंबर में तो हिसाब पूरा होना है, ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो जो उसने 1 दिसंबर को पैसे निकाले हैं 3,000, उनको वो कितने दिन यूज करेगा? कुल 1 महीने, तो इन्हें 1 महीने लिख लो। और अपॉन ये 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 6.5। ठीक है, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.5, तो ये टाइम 6.5 आ गया। दोबारा सुन लो, अगर 1 अप्रैल मार्च अप्रैल मई होते तो हर महीने अप्रैल 1 अप्रैल को भी पैसा निकालता 3,000, फिर मई में भी निकालता, जून में भी निकालता, जुलाई में लास्ट निकालता वो अगर उसमें मार्च में, 1 मार्च में। तो 1 मार्च में जो उसने निकाले पूरे मार्च यूज करेगा पैसे को, और पहली बार कब निकाले? 1 अप्रैल। तो आप बस पहला और लास्ट का ही देखा करो। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कराऊंगा तो आप देखेंगे आप पर ये बिल्कुल क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6.5। तो आप 6.5 यहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट से हटाएंगे यहाँ तो एक जीरो आ जाएगी, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा ऊपर आपका, और यहाँ 12 से 12 कट हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 65 में, तो ये आ जाएगा आपका 65 में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा आपका 2340। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट है ज्ञात दायित्व की पूर्ति के लिए पृथक से रखी गई राशि कहलाती है। आपको पता है कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, नॉन लाइबिलिटी के लिए एक अलग से अमाउंट साइड सेट असाइड कर रहे हैं, तो आप उसको जनरल रिजर्व कहेंगे।
रेवेन्यू रिजर्व, प्रोविजन या सीक्रेट रिजर्व। तो इसका सही आंसर होगा आपका, उसको कहते हैं आयोजन मतलब प्रोविजन। आपको पहले से ही पता है आपकी कोई लाइबिलिटी है, उसके लिए अगर आप पैसा अलग रख रहे हैं, उसके इंतजाम करें पहले से, तो उसको प्रोविजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ सबसे जरूरी समस्या क्या थी? तो जब ये आपकी नई आर्थिक नीति आई तो इसके साथ समस्या क्या थी? ठीक है, क्या समस्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन था, उच्च कर दर थी, या विदेशी मुद्रा का संकट था, या निजी क्षेत्र पर नियंत्रण था। तो उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी आपकी विदेशी मुद्रा का उस टाइम संकट था। इसलिए नई आर्थिक योजना लाई गई जिसमें आपकी किसको लिया गया था? इसमें आपको शामिल किया गया था आपका ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी को, लिबराइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसको यहाँ पर इसको शामिल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा आ सके। तो इसका ऑप्शन C3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा की चिट्ठी व नाम की चिट्ठी मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आर, ये क्या होते हैं? सोर्सी डॉक्यूमेंट होते हैं, सब्सिडायरी डॉक्यूमेंट होते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते हैं, या वाउचर्स होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, सोर्सेज डॉक्यूमेंट। ये होते हैं आपके स्रोत प्रमाण प्रलेख। इनसे पता चलता है कि हाँ ये सोर्सेज हैं कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डूबत लागत ऋण का एक उदाहरण है? डूबत लागत ऋण, संक कॉस्ट, पूंजी पर ब्याज, उत्पादन लागत, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, या शामिल नहीं करते हुए, मतलब लागत ये कह रहे हैं उत्पादन लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत को शामिल नहीं करना है, या मशीन को संस्थापित करने में भी है, जो आपने मशीन नहीं लगाई है उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा हुआ है वो आपकी संक कॉस्ट होगी, या भवन प्लांट व मशीनरी की लागत। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर आंसर। तो इसमें आता है आपका, जब आती है ये इसमें आता है आपको उत्पादन लागत प्रत्यक्ष लागत को शामिल नहीं करते हुए, मशीन को संस्थापित करने का भी, या प्लांट या मशीन की लागत, पूंजी पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज। देखिए जो आप कैपिटल लगा रहे हैं, जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं उस पर जो आप इंटरेस्ट देंगे तो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी संकोच होती है। क्रियात्मक संगठन के जन्म का श्रेय किसको जाता है? जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एट्रीब्यूट किया था, किसने किया था? एलेन ने, F.W. टेलर ने, हेनरी फ्योल ने, या पीटर एफ ड्रेकर ने? किसका? क्रियात्मक, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसका सही आंसर होगा आपका टेलर, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लागत में तुलनात्मक अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, लागत में तुलनात्मक अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार किसने बताया था? तो ये बताया था आपका ऑप्शन एक, रिकार्डो ने। रिकार्डो ने कहा था, जो रिकार्डो था उसने कहा था कि लागतों में जो तुलनात्मक अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना जाता है, उसने इसको आधार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था? तो ओहिल ने, एडम स्मिथ ने, गुस्ताव केसल ने, या हेरोल्ड ने? तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये दिया था आपका ऑप्शन थ्री, मतलब गुस्ताव केसल ने, गुस्ताव केसल ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुस्ताव केसल ने क्या दिया था? इसने दिया था क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है। वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन का भी आंकलन करता है और साथ ही उनको निर्देश भी दे सकता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुरूपक, सिमुलेशन, सिमुलेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परियोजना से रोकड़ अंतर्वाह का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है एवं प्रारंभिक विनियोग 18,000 रुपये, लाभदायकता सूचांक ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दिया हुआ है आपको 30,000 है, और इन्वेस्टमेंट आपका कितना दिया हुआ है? इन्वेस्ट दिया हुआ है आपका 18,000। तो यहाँ पर पूछा है कि इसकी लागत क्या होगी, तो इसकी लागत निकाल लेते हैं।
तो इसकी लागत आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 30,000, 1800, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस लक्षण से पहचाना जाता है? आखिर ऐसा कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना के कारण, कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या यह प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ रहा है, या देश का आर्थिक पिछड़ापन कम हो रहा है, या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है? तो इसको कहेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है, इस वजह से इसकी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कि यहाँ पे विकास के पथ पर चल रहा है, विकास होने होने वाला है। वचनबद्ध स्थिर लागतों में शामिल नहीं है। तो वचनबद्ध मतलब कमेंटेड फिक्स कॉस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो देखिए पहला ही है ऐसा, विवेकाधीन स्तर लागत होती है, ये इसमें शामिल नहीं की जाती है, कमेंटेड फिक्स कॉस्ट में ये शामिल नहीं की जाती, बाकी इसमें शामिल सब होते हैं। उद्यमी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, किस व्यक्ति ने किया था? तो ये जो सबसे पहले प्रयोग किया था, ये किया था रिचर्ड कैट कैटेलन। एक कैटेलन ने सबसे पहले यूज किया था उद्यमी शब्द को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु, सेवाओं, पूंजी और श्रम बलों के अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही की तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को घुमाव को हम क्या कहते हैं? तो ये वहीं से क्वेश्चन है जहां मैंने अभी आपको बताया था, एलपीजी। ठीक है, ये एलपीजी जो योजना थी वहीं से है, और इसको बोलते हैं जी ग्लोबलाइजेशन। मतलब हर देश आपस में सेवाएं, पूंजी, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका 3 सही होगा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है, उस दर को क्या कहते हैं? अब यहाँ आपको ये नहीं पूछ रहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो रेपो दर हो सकती है, रिवर्स तो हो नहीं सकती, रिवर्स में तो उल्टा वो उधार लेता है। नगद आरक्षण अनुपात, ये भी कोई दर नहीं होती। वैधानिक तरलता अनुपात, ये दर नहीं होती। तो क्या बचा आंसर आपका? एक ही बचा, ऑप्शन ए, रेपो दर। एक रेपो, एक होती है आपकी बैंक दर। बैंक दर भी यही होता है कि बैंक, रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए उधार देता है, कई कई साल के लिए। अगर वो कम पीरियड के लिए दे रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहा है, तो फिर उस पर जो इंटरेस्ट लेता है उसको रेपो दर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नामात्र के साझेदार की विशेषता है? नामात्र का साझेदार मतलब नॉमिनल फीचर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी इसकी विशेषता है। पूंजी लगाता है बिजनेस में, प्रबंध में भाग लेता है, सामान्यतः लाभ हानि में भागीदारी होता है, और असीमित दायित्व होता है। तो देखिए इसकी पूछ रहे हैं नामात्र की विशेषता, कौन सी विशेषता है? तो सही आंसर होगा आपका इसका असीमित दायित्व होता है। ठीक है, ये पूंजी नहीं लगाता है, नॉमिनल पार्टनर, प्रबंध में भी भाग नहीं लेता है, और लाभ हानि भाग में नहीं लेता है, लेकिन इसका दायित्व सीमित होता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पर बैंक भी लोन दे देता है। वो सोचता है कि हाँ ये रियल में पार्टनर है। बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता से परिभाषित की गई है जो कार्य करने के योग्य तो हैं एवं इच्छुक हैं, उनको बेरोजगार कहा गया, लेकिन काम नहीं मिलता। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा, ये परिभाषा दी थी आपकी कीन्स ने। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में आपसे कहा गया है कि व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग में किसका क्षेत्र व्यापक होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर होगा आपका व्यवसाय का, क्योंकि व्यवसाय की एक्टिविटी आती है आगे। व्यवसाय की एक्टिविटी हो जाती है आपका कॉमर्स हो जाता है, और आपका कॉमर्स और इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर इसका भी क्या हो जाता है आपका, तो इसमें आपका कॉमर्स और इंडस्ट्री आ जाती है। और फिर यहाँ कॉमर्स में से भी क्या हो जाता है, कॉमर्स में से भी आ जाता है आपका ट्रेड हो जाता है, और एड्स टू ट्रेड हो जाता है, व्यापार की सहायक। तो सबसे बड़ा कौन होता है इसमें? व्यवसायी होता है, बिजनेस ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम समायोजन तक आस्थगित आय व्यय
में दिखाया जाता है। जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको पूछ रहे हैं कि उनको जब तक आप फाइनल एडजस्टमेंट नहीं कर दोगे तो आप उनको कहाँ पर शो करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में करेंगे। तो सही आंसर होगा आपका फोर्थ। लाभ हानि खाते में भी दिखाएंगे इसका कुछ पार्ट, और बाकी पार्ट इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 की। अगर आपको एक सहकारी समिति बनानी है तो इसके लिए आपके 10 सदस्य होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है? कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है? तो ये पूछ रहे हैं आपसे मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसका आंसर होगा आपका स्टेक स्टॉक के स्टिक अथवा मिलर और प्रतिमान, ये इसकी नहीं होती है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? भौतिक वितरण मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नहीं है? भंडारण नहीं है, परिवहन नहीं है, इन्वेंट्री प्रबंध नहीं है, या बाजार अनुसंधान नहीं है। तो इसका आंसर होगा बाजार अनुसंधान। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 36। मांग पूर्वानुमान की किस विधि में समय को स्वतंत्र चर तथा मांग मात्रा को आश्रित चर मानकर मांग का पूर्वानुमान किया जाता है? मतलब आपको फोरकास्टिंग करनी है। और कैसे करनी है फोरकास्टिंग भी? आपको जो समय को तो स्वतंत्र चर मानना है और मांग को आश्रित चर मानना है। तो इस तरह से अगर आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आपका रेखा चित्र विधि। तो ये रेखा चित्र विधि की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंकेक्षण पर मानक बनाने के लिए अधिकृत है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में, कौन बनाता है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इंडिया में जो बनाता है, ये बनाता है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऑप्शन आपका दो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्मा छवि होती है, इसमें सम्मिलित नहीं है। अपेक्षित आत्मा धारणा, आदर्श आत्मा धारणा, वास्तविक आत्मा धारणा, या एका एक आत्मा धारणा। तो सही आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, एकाएक लाभ धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवर्ती वितरण की स्थिति का रुख के माप माध्य कहलाता है, यह परिभाषा किसने दी? किसी आवर्ती वितरण की स्थिति या रुख की माप को माध्य कहते हैं। जो रुख है किसी आवर्ती का, उसी को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो ये किसने कहा था? ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपके यूल एंड कैंडल ने। तो याद रखना है, यूल एंड कैंडल, ये यूल एंड कैंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष 2020-21 के दौरान 20,000 के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया और उसमें 12,000 प्रति वर्ष की दर से 30 सितंबर 2021 तक बीमे को प्रीमियम को शामिल करते हुए 31 मार्च 2021 को की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टि होगी। मतलब आपने जो दिया है 20,000, इसमें से आपका 12,000 हर महीने प्रति वर्ष की दर से आपने 30 सितंबर तक का भी दे दिया। और जबकि देना कब तक का था आपको? मार्च तक का। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का आपने और एडवांस दे दिया 6,000। तो उस एडवांस के लिए आप क्या एंट्री पास करेंगे? ये आपसे यहाँ पर ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि कौन सी एडवांस के लिए आप जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो जब आप देखिए आपने एडवांस दे दिया, आपने इसमें सीधी बात है कि एडवांस दे दिया, और जब आपने एडवांस दे दिया तो एडवांस तो आपकी एसेट होगी, एसेट बढ़ गई 6,000 रुपये से। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट ये रही, डेबिट हो रही है 6,000 से। ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या इंश्योरेंस आपका प्रीमियम 6,000 रुपये का? कहीं नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, हाँ यहाँ है, यहाँ 12,000 से है। और उसके बाद टू टू क्या होगा? टू की भी तो बात आती है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी 6,000 रुपये होना चाहिए। तो टू यहाँ प्रीपेड कह रहे हैं, ये गलत है। प्रीपेड तो डेबिट होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका
ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 रुपए की उधार विक्रय के लिए विक्रय खाते एवं विविध देनदार खाते को क्रेडिट कर दिया गया, निम्न में से कौन सी सुधारात्मक प्रविष्टि होगी? आपने 200 रुपए की उधार कह रहे हैं, आ क्रेडिट सेल ऑफ 200 रुपए की हैज बीन क्रेडिट टू सेल अकाउंट एंड ऑल्सो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। आपने इसको सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में भी कर दिया, तो आपने सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में तो गलत लिखा ना, क्योंकि ये क्रेडिट सेल थी। तो 200 रुपए की आपकी एक क्रेडिट सेल थी, तो अब इसको आप करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। तो करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी क्या बनेगी? तो ये बनेगी आपकी, देखिए सन्ड्री अकाउंट से तो आपको वापस करना पड़ेगा इसको डेबिट 200, ये 200 जो आपकी गलती से हुई मतलब 400, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर कराएंगे हम, तब इसको और डिटेल में हम समझाएंगे कितने तरह की एरर होती हैं आपकी, और कमीशन एरर और कमीशन एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर और आपका एरर ऑफ ओमिशन, ये वहीं पर डिस्कस करेंगे किस तरह से वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर करेक्ट की जाती हैं। आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व कौन सा है? आर्थिक वृद्धि का सामाजिक तत्व कौन सा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आपका जाति व्यवस्था, ये आर्थिक वृद्धि के लिए एक सामाजिक तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, एक्सेप्टेड कहते हैं। तो सही आंसर होगा, ये होता है अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। ये जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के निदेशक मंडल को चुनते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको कौन चुनते हैं? तो उनको चुनते हैं सॉरी, उनको चुनते हैं आपके शेयर होल्डर, अंशधारी। ठीक है, अंशधारी किसको चुनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व जागरूक, स्व नियमन, प्रेरणा, प्रानुभूति और सामाजिक कौशल बुद्धि के मूल घटक है। स्थल बुद्धि के, तरल बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि के, सामयिक बुद्धि के। सही ऑप्शन होगा आपका फोर, सामयिक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है उसके तत्व होते हैं कौन कौन से? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन। ठीक है, ये सारी चीजें सामयिक मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा, फोर। अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया था? अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन होगा आपका, ये बताया था डीवी और पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच डी आई, एच डी आई का पूरा नाम, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। एच डी आई का पूरा नाम क्या है? तो एच डी आई का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियो विनोज विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में शामिल नहीं है। तो यहाँ पूछा है कैश फ्रो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा कैश फ्लो होगा? देखिए, अगर आप कोई मशीन को, फिक्स एसेट को बेचते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, तो इससे क्या होगा? आपका कैश इनफ्लो होगा। और यदि आप मशीन को खरीद रहे हैं, एसेट फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो ये आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ से इन्वेस्ट से पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है? फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू द थर्ड पार्टी, आपने थर्ड पार्टी को एडवांस दे दिया है। ठीक है, लोन आपने एडवांस दे दिया है, तो दे दिया है इसका मतलब क्या है? आपका पैसा जाएगा। ठीक है, और तो आपने यहाँ पर या, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो पैसा जा रहा है, कैश यूज हो रहा है, आपने पेमेंट किया है। आपको देखना पैसा आना। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने लोन लिया है,
तो ये आपका क्या होगा, फिनेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये आ गया आपका फिनेंशियल फिनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। अब फिनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें आप बिजनेस करने के लिए पैसा लेते हैं, या तो आप शेयर इशू करते हैं या डिवेंचर इशू करते हैं। तो जहां से उधार पैसे लेते हैं बिजनेस करने के लिए या शेयर इशू करते हैं, वो आते हैं आपके फिनेंशियल एक्टिविटी में। अब यहाँ लोन ले रहे हो आप बिजनेस करने के लिए, तो ये क्या है, ये आपकी फिनेंसिंग एक्टिविटी होगी। और वो यही पूछ रहा था कि बताइए इन्वेस्टिंग कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है दो, मतलब ऑप्शन दो जो है ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है। बाकी इंटेंजिबल एसेट को आपने कैश रिसीव किया है, परचेज किए फिक्स एसेट, ये सब इन्वेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बास्केट में 5 काली 3 सफेद बॉल हैं। दो बॉल एक एक करके वापस रखते हुए इनमें से निकाली गई हैं, तो यह घटना उदाहरण है। तो यह घटना किसका उदाहरण है, तो ये अनाश्रित घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट का एक उदाहरण है। गुप्त संचय नहीं बनाया जा सकता। जो सीक्रेट रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व, ये 11th क्लास के सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको गुप्त संचय नहीं बनाया जा सकता। तो गुप्त संचय जो है आपके फोर्थ संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए पुस्तकों में प्रत्येक राशि रखने से नहीं बनाया जा सकता। अगर आप अमाउंट एक अलग रहे हैं, रख रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए आप प्रोविजन करके चल रहे हैं, एक मशीन खरीदेंगे आप, उसको अलग से पैसा रख के चल रहे हैं, तो इससे आपका सीक्रेट रिजर्व नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। देखिए, विक्रय में वृद्धि करना, ये तो होता है भाई, सेल तो वो बढ़ाता है, विज्ञापन इसीलिए तो करते हैं सेल बढ़े। नई वस्तुओं को प्रस्तुत करना, हाँ नई वस्तु अगर किसी को पता नहीं होती वो भी विज्ञापन से पता चलती है सभी को। ये भी 11th बीएसटी से क्वेश्चन है। कह रहे बाजार में कमी करना, ये तो उल्टा काम हो गया, बाजार में कमी क्यों करेगा, और नए बाजारों का विकास, ये सही होगा। तो यहाँ पर जो पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है एडवर्टीजमेंट का, तो वो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये नहीं है उद्देश्य कि मार्केट को कम करना, मार्केट को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मापदंड के तहत आंतरिक प्रत्यय दर आईआरआर विधि में निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा आईआरआर विधि में जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन आपका दो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला आयोग का विस्तार क्षेत्र अधिकार क्या है। देखिए, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है और ये आपके 12th क्लास से लिया गया है। तो यहाँ पर 1 करोड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 करोड़ है क्योंकि ये जिला पर तो 1 करोड़, जितने आपके अगर 1 करोड़ तक के मामले हैं उनको आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सुना जाता है। आप केस कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका किसी चीज़ का आपका ऐसा नुकसान, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है और वो खराब निकल गई है, तो कंपनी पे आपको केस करना, उसकी शिकायत आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हैं। वहाँ आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। और आपकी अगर कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आप स्टेट लेवल पर जाएंगे। और अगर आप उसकी आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट पर जाएंगे, स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा की आपकी वस्तु की कीमत है तो आप उसको फिर कहाँ पर कंप्लेन करेंगे, तो आप करेंगे नेशनल कमीशन में। ठीक है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे, इसको हम ये भी देखेंगे कि इस मेंबर कितने होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होता है और एक आपका स्टेट होता है और आपका नेशनल होता है। इसमें अगर मेंबर की भी बात करें तो पहले में 3 होते हैं, यहाँ 5-5 मेंबर होते हैं। ठीक है, इनके अमाउंट भी होते हैं, पहले में 1 करोड़ और दूसरे में 10 करोड़ तक, और यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा के केस लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारा डिस्कस जब हम इसको चैप्टर को डिस्कस करेंगे तभी करने वाले हैं। 3 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन दोबारा है आपका। 3 पूछा है आपसे कि 3 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तो उनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तीनों की मल्टीप्लाई में होगी। आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ रेवेन्यू दी हुई है और यहाँ पर दे रहे हैं आपका 16 लाख,
यहाँ पर 20% चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज। देखिए ये सीधा सीधा आपको क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज किस में आते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, जो आपने 12th क्लास में सीबीएसई में सीखा होगा। 12th क्लास में आप पहले चेंज निकालते थे, तो देखिए यहाँ पर चेंज निकल कर आया आपका 16 लाख, ठीक है। और सॉरी 16 लाख ये है, और यहाँ पर चेंज कितना है पता नहीं, लेकिन आप ये देखिए वो जो चेंज आया है वो 20% है, ठीक है। वो कितना है, 20%। और यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो बढ़कर, यहाँ जो भी था यहाँ 100% था, बढ़ने के बाद ये हो गया 16 लाख। तो 16 लाख जो है ये आपका, ये 120% है। तो 120% है आपका 16 लाख। तो आपका यहाँ पर पूछा है कि बताइए 100% कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके सोल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका आएगा आपका 3। देखिए किस तरह से क्वेश्चन बना के पूछे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधा सीधा कट जाएगा, 20 से आप काट सकते हैं, 20 पंजे, और सॉरी 20 छिक्का 120, और 20 पंजे 100, और इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका रेशो तो ये आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा। 100% आपका कितना आएगा, 100% आपका आ रहा है 21/22। तो आपका ये आ रहा है यहाँ पर 16 लाख ये है, 22 का, और 21 का आप निकाल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 4 लाख, ठीक है। और 4 लाख का फिर आपका यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। बिल्कुल आपका वही है, जैसे कॉमन साइज आप स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को आपसे यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सेबी की स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन डी, 1988 में, ठीक है। ये स्थापना पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कार्य कब शुरू किया। तलपट सहायक हो सकता है, जो ट्रायल बैलेंस में भी यूजफुल। तो तलपट क्यों बनाते हैं, आप उसको बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए, कि आपके जो आपने अकाउंट बनाए हैं उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय मतलब जो आप प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो आपका खर्चा 400 रुपये का है, और अगर आप यूनिट बढ़ाएंगे तो ये खर्चा भी बढ़ जाएगा। इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय आपके कौन से होंगे, कौन से प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। विशेष सांचों की लागत, एक व्यक्ति लागत के एक स्व अधिकार द्वारा दोषपूर्ण उत्पादन की लागत, या ये सभी। तो सही आंसर होगा आपका ये सभी। भारत में संगठित पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, तो भारत में जो नियंत्रित होती है ये सेबी के द्वारा ही होती है। आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट 60 है आपका, निम्न में से कौन सा बैंक 1982 में स्थापित हुआ था, जो निर्यात को प्रोत्साहित करता है, मतलब ऋण देता है। तो सिंपल है इसका, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका एग्जिम बैंक, ठीक है। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई है, 1982 में। क्यों हुई थी, कि वो आपके निर्यात को प्रोत्साहित करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे, और आयात के लिए ऋण भी प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास धारणा कल्पना तर्क समस्या समाधान से संबंधित है। तो ये ये सभी बातें किससे संबंधित हैं, ये आपके संज्ञानात्मक से संबंधित है। क्षैतिज विश्लेषण है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये भी आपका देखिए 12 से ही लिया गया है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो आपका कहा जाता है वो टाइम सीरीज एनालिसिस को कहा जाता है, मतलब काल श्रेणी विश्लेषण को कहा जाता है। रोकड़ तुल्य में शामिल होते हैं जो कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल होगा, तो कैश इक्विवेलेंट में आपका, देखिए वैसे तो ये सभी हैं, लेकिन सबको जो इंक्लूड कर रहा है वो है आपका अति अल्प अवधि की मुद्रा बाजार में जमाए। इसमें आपका नगद वगद ये सब आ गया यहीं। 11 माह की खुशी, 11 माह की खुशी क्या करती है, वस्तुओं को पकड़ती है, मुंह में डालती है, और उसी से उसकी पहचान कर लेती है। तो उसकी ये जो विशेषता है, वो जो पहचान कर रही है मुंह में डालकर उसको, कि हाँ भाई क्या चीज है ये। तो जीन पियाजे के अनुसार यह कौन सी अवस्था की बात हो रही है, तो ये जो हो रही है वो अपने सेंसर से आपकी बता रही है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएंस की बात हो रहे हैं, तो कोफिशिएंट वेरिएंस आपका किसमें आता है? ये स्टैंडर्ड डाइवेशन में आता है, मतलब आपका ये आता है मानक विचरण में। तो क्या पूछ रहे हैं कि बताइए किसका प्रतिशत अभिव्यक्ति होती है? अगर आप स्टैंडर्ड डाइवेशन को परसेंटेज में अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डाइवेशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यह्रास की किस विधि में संपत्ति का मूल्य शून्य तक कभी नहीं पहुंचता? तो ये होती है आपकी घटती हुई शेष पद्धति। 11 से ही क्वेश्चन लिया गया है। टेलर के द्वारा प्रबंध का एक सिद्धांत कौन सा था? आदेश की एकता, ये तो आपका फ्यूल का है। सहयोग ना कि टकराव, ये आपका टेलर का ही था। व्यवस्था, ऑर्डर और समता, ये भी आपके किसके हैं? ये आपके फ्यूल के हैं। लेकिन ये आपके ये भी 12th क्लास से ही लिया गया है। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? देखिए, जो सबसे प्राचीनतम स्वरूप था वो होता है आपका एकल व्यापार। क्या होता है वो? आपका एकल व्यापार होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, एकल व्यापार। एकल व्यापार सबसे पुराना होता है। आईसीटी का क्या मतलब है? आईसीटी स्टैंड्स फॉर, तो आईसीटी आईसीटी स्टैंड्स फॉर ये क्या बताता है? तो ये बताता है आपका इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका पूरे सिलेबस में आपका एक चैप्टर है। इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया है आपका। तो नेक्स्ट है आपका सही युग्म को पहचानना है आपका। तो सही युग्म देखिए, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 7 होते हैं, यहाँ पर 5 हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन सही होगा। साझेदारी में साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होते हैं। सहकारी समिति में कम से कम 10 साझेदार होते हैं, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अधिकतम का जो दिया था वो आपका दिया था डाल्टन ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा रोकड़ विनिमय जो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है, पेटी कैश बुक होती है, उसमें इम्प्रेस सिस्टम जो होता है वो किस लिए होता है? खुदरा भुगतानों के लिए, बिल्कुल छोटे मोटे जो भुगतान होते हैं उनके लिए। और वो हेल्प करता है जो छोटे छोटे अमाउंट के बार बार खर्चे होते हैं उनको लिखने के लिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब खुदरा रोकड़ बही में जो इम्प्रेस सिस्टम है वो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं बार बार होते हैं रहते हैं, उनमें भी उनकी जो उनके भुगतान में भी कम करने में हेल्प करता है और खुदरा भुगतानों में भी सहायता करता है। तो नेक्स्ट आपका प्रणाली उपागम में सम्मिलित है। सिस्टम अप्रोच इंक्लूड्स, तो सिस्टम अप्रोच इंक्लूड्स करता है किस किस चीज को इंक्लूड करता है? तो ये करता है आपका इनपुट भी आती है, प्रोसेस भी होती है, आउटपुट होती है और उसके बाद फिर फीडबैक होता है। तो ऑप्शन आपका देखो पहला ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध लेखांकन मुख्यतः संबंधित है, जो लेखांकन प्रबंध लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो किससे संबंधित है? क्या वो आपके भविष्य से संबंधित है, लागत से या भूतकाल से या केवल प्रमाणात्मक सूचनाओं से? तो ऑप्शन ए सही होगा। फ्यूचर में क्या होना है आप उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनार्थ प्रबंध का प्रभाव होता है, जो हीनार्थ प्रबंध है उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रबंध होता है कि मुद्रा में प्रसार हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस दर पर, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, जिस दर पर देश का केंद्रीय व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए वहां तो दिया था रेपो रेट, और यहाँ पर दे रहा है आपके बैंक ब्याज दर, बैंक दर, विनिमय दर, तो ये हो जाएगा बैंक दर, बैंक रेट। ऑप्शन आपका 2 सही होगा। ठीक है, दो देखिए एक ही सेम क्वेश्चन, देखिए आरपीएस को आप देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में चेंज किया है। क्रेता प्रेरणाएं अपना स्थान रखती है, जो बायर मोटिव्स होते हैं हैव देयर प्लेस और पोजीशन बिटवीन, तो उनकी पोजीशन जो होती है किसके बीच में होती है? तो वो नीड और एक्शन के बीच में होती है, कि आपको आवश्यकताएं क्या है और आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं। एक कंपनी अपने 5,000 कंपनी interested to redeem 5,000 preference share
of 100 each by issuing 20,000 equity share of 10 each at a premium of 2 per share. Remaining from its available free reserve, then amount to be transferred to the capital reduction reserve will be. ये कह रहे हैं कि देखिए एक कंपनी क्या कर रही है, अपने 5,100 रुपए वाले जो अंकित हैं आपके अधिमान मतलब प्रीफरेंस शेयर है, उनका शोधन करना चाह रही है, उनका पैसा वापस करना चाह रही है। और वो भी कहाँ करना चाह रही है, तो इसके लिए वह 20,000 साधारण अंश 10 रुपए का एक और 2 रुपए प्रीमियम पर उनको इशू करती है, निर्गमित करती है। तो कह रहे हैं कि इस काम से जो शेष राशि होगी रिडीम करने के बाद, तो उसको मुक्त संचय के शोधन करना चाहती है। तो पूंजी शोधन में कितना पैसा डालोगे जो फालतू पैसा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 3 लाख। ठीक है, जो 3 लाख रुपए बचेंगे उनको वो वहां पर इसमें पूंजी संशोधन में हस्तांतरित ट्रांसफर कर देंगे। 40 लाख 40 लाख की एक योजना से 12.5 हिरास अपलेखित करना है अपलेखित करने, किंतु 50% की दर से आयकर घटना से पूर्व लाभ 6 लाख प्राप्त होता है, तो अदायगी अवधि क्या होगी? तो अदायगी अवधि इसका ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, आपका 5 वर्ष। बाह्य विज्ञापन में जो बाह्य विज्ञापन होते हैं उसमें बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है, तो बाह्य विज्ञापन में बताना है आपको क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका दीवार लेखन, पोस्टर होल्डिंग, सैंडविच मेन विज्ञापन या सुसज्जा विज्ञापन। तो इसका सही आंसर होगा आपका सुसज्जा विज्ञापन, ये बाह्य विज्ञापन में शामिल नहीं है। आय विधि से संबंधित है, तो आय विधि जो आपकी इनकम मेथड है वो नेशनल इनकम हो, टैक्स से, गुड से या बैंक से। तो नेशनल इनकम मेथड जो होता है वो इनकम मेथड आपका नेशनल इनकम में होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार या शनिवार होने की प्रायिकता क्या है? तो 53 शुक्रवार होने की टोटल सप्ताह में से तो कितनी प्रायिकता होगी? तो ये प्रायिकता आपकी आएगी 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म के औसत लाभ 98,000 है, इस फर्म की कुल संपत्ति 10,000 की थी, अन्य दायित्व 5 लाख के हैं और सामान्य प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रताय की दर 14% है। तो औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करना है। तो इसमें औसत विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपका 12th क्लास से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर इसका होगा आपका 2 लाख। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या हमारे जो चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको आप देख सकते हैं, वीडियो पुरानी बनी हुई है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किसको किया जाता है? लगान को, मजदूरी को, लाभ को, या इन सभी को? तो इनको शामिल किया जाता है यहाँ पर, इन सभी को आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा। मनरेगा मनरेगा एक क्या है? आवास विकास कार्यक्रम है, या कृषि विकास कार्यक्रम है, या रोजगार गारंटी गारंटी कार्यक्रम है? तो ये देखिए मनरेगा आपका ऑप्शन आपका 3 सही होगा। ये आपका एक रोजगार देने गारंटी देने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, कार्यक्रम है। मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों में शामिल है, तो कौन सा शामिल होगा? मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक कौन कौन से होते हैं, मतलब इंडिकेटर्स कौन से होते हैं मेंटल हेल्थ के? तो उसमें आप क्या आता है, उसमें आपके होते हैं संवेगात्मक संतुलन भी होता है, और आपका हास्य भावना भी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी होती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होती। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए बी सी करेक्ट होगा। इसका मतलब ए बी सी कहाँ है आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है? तो कौन सा होता है आपका? फोकस होता है, मतलब केंद्रीय बिंदु। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला घटक है, द फैक्टर विच अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करता है वो घटक पूछा है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, मानव संसाधन भी होते हैं, और सामाजिक संसाधन, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर इसका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभाव रूप से परिमार्जन के सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है।
प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत या प्रयत्न और त्रुटि। तो किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, किसने दिया था? पेवलोव ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 90, नियंत्रण का विस्तार, स्पान ऑफ कंट्रोल। तो ये दिया था आपका ऑप्शन 2, ग्रे कुनास ने। किसने दिया था ये? ग्रे कुनास ने दिया था। इसमें आप बिल्कुल भी टेलर में गलती मत कर देना यहाँ पर कि टेलर ने ये नहीं दिया था, ये दिया था आपका ग्रे कुनास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाट विश्लेषण, जिसमें आपका आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स तो है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है। तो इसमें क्या पूछा था? कौन सा एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के 3 चरण, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक और अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर को, नैतिक को चुनते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? आपका ये नैतिक में ही आता है। जो नैतिक विकास के 3 चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं? पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर होने पर नैतिक को ही चुनते हैं, तो वो होते हैं आपके नैतिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष, यहाँ पर काउंसलिंग, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग का, देखिए वहां पूछा था कि 1 करोड़ तक कितना अधिकार होता है, और यहाँ पूछ रहे हैं। और हाँ, एक ये भी पूछा था कि इस पर सिग्नेचर कब किए थे प्रेसिडेंट ने। और एक इसी से तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का जो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, कमिश्नर वो प्रोटेक्शन काउंसलिंग का, वो कौन होता है? तो वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी 10,000 20,000 है, और अवितरित संचय आपका 10,000 है। उन्होंने एक सी को हिस्सेदार बनाया है 1/4 के लिए, प्रवेश दिया है। सी 20,000 की अपनी पूंजी के रूप में लाया है, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। कह रहे हैं ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो भाई, वो 20,000 लाया है अपनी पूंजी के रूप में। सी क्या लाया है? अपनी पूंजी के रूप में लाया है, कितना? 20,000 रुपये। और यहाँ कह रहे हैं ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो देखिए उसके लाने से अब कितनी हो गई। अब जो फर्म, उसके हिसाब से देखें तो वो 1/4 के लिए कितनी पूंजी ला रहा है? 20,000। इसका मतलब उसके हिसाब से बीचों 80 फर्म की पूरी पूंजी कितनी होगी? कैपिटल 80,000। और अगर देखें कि इनके हिसाब से देखें तो इनके हिसाब से कितनी है फर्म की पूंजी? तो इनके हिसाब से आ रही है आपकी 10,000 20,000। इनके हिसाब से कितनी आ रही है? इनके हिसाब से आ रही है आपकी, इनके हिसाब से आ रही है आपकी 10 और आपका 20। ठीक है, तो 10 तो हो गई इसकी, 20 होगी इसकी, कितनी होगी? 30। और 10 होगा ये आपका पूंजी अवितरित संचय, ये भी इनको ही मिलेगा दोनों को, ए और बी को। तो टोटल इनके पास कितना पैसा हो जाएगा? 20 30 40। और 20,000 ये अब लेकर आया, तो इनके हिसाब से कितनी होगी? 60,000 की कैपिटल हो गई। लेकिन अगर केवल सी के हिसाब से देखें तो 80,000 हो रही है कैपिटल। तो ये कैपिटल में जो डिफरेंस है ये है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है? 20,000 की। ऑप्शन आपका 2 सही होगा। क्रय निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो आप क्रय निर्णय प्रक्रिया मतलब बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो आपका स्टार्ट होता है ऑप्शन ए से, आवश्यकता की पहचान से। पहले आप देखेंगे कि हमें आवश्यकता है कितनी। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस महीने शुरू किया गया था और कौन से वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मई 2020 में। तो उद्यमी का एक कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो उद्यमी का कार्य नहीं है? अवसरों की तो खोज करता है, नवाचार करता है, परिवर्तन को नहीं अपनाना और जोखिम उठाना ये गलत है। ऐसा कैसे हो जाएगा? वो नहीं अपनाएगा, वो परिवर्तन को तो अपनाता है, जो भी नया चेंज होता है। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से आयात की गई थी? कौन सा देश था जहां से ये आयात की गई थी? तो ये था आपका रूस, रसिया से।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? मतलब WTO जो बना था वो किससे बने था? गैट से बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक टैरिफ एंड ट्रेड से बना था। तो ऑप्शन आपका एक ही सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफी। देखिए पेपर जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरिट में नंबर लाना है तो उसके लिए तो अच्छे से ही तैयारी की जरूरत होती है, बढ़िया तैयारी की। भारत आर्थिक दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्र कहते हैं भारत को। प्रकृति के आधार पर उद्यमी का एक प्रकार नहीं है, ये प्रकृति के आधार पर कह रहे हैं, तो ये आपका सावधान कोई नहीं होता है उद्यमी। इक्विटी अंश, एक कंपनी का अंश जारी किए जाते हैं, कह रहे स्वेट इक्विटी अंश। जो स्वेट शेयर होते हैं वो किसके दिए जाते हैं? तो वो कंपनी के संचालक को भी दिए जाते हैं और कर्मचारी को भी दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ये मैंने शुरू में भी बता दिया था आपको, 1 अप्रैल 1935 में हुई। तो ऑप्शन आपका दो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ ने आकर एक व्याख्यान दिया है, तो उस व्याख्यान को आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आप मास कम्युनिकेशन, मतलब लौकिक संप्रेषण। साझेदारी फर्म के बीच जो समझौता होता है, मतलब साझेदारी नहीं, साझेदारों के बीच जो समझौता होता है उसको साझेदारी, सल्लेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तन प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसको? परिवर्तन प्रतिरोध को। चेंज, ये कैसे कम किया जा सकता है? तो ये कम किया जा सकता है प्रभावशाली नेतृत्व से। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए तभी ये कम हो सकता है। किसके द्वारा जिंगसा शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और तो ये किया गया था आपका ऑप्शन 3, इलियट आर आरनसन के द्वारा। एक कंपनी का ऋण क्षमता अनुसार डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितना है? 2:1 है। और इसमें क्या हुआ है कि बोनस शेयर इशू किए हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर इशू करने से डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों के बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन सा माध्यम बढ़िया होगा? वो होगा माध्यिका। सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार सोशल ऑडिट निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित था? तो ये जो आधारित था, ये आधारित था आपका इन सभी योजना पर ये आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन मिश्रण तत्वों का नहीं है? पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स में कौन सा नहीं आता है? तो प्रमोशन मिक्स में जो नहीं आता है वो है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इसमें नहीं आता है। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, ये सभी इसमें आते हैं। बकाया मांग पर जो ब्याज चार्ज किया जा सकता है वो कितना % किया जा सकता है? बकाया मतलब जो आपकी कॉल इन इंटरेस्ट पूछना है आपके कॉल्स पर, वो भी कौन सी? कॉल इन एरियर्स पर। तो वो किया जा सकता है आपका 10%, या जो भी संचालक मंडल द्वारा इससे कम निर्धारित किया गया हो उसके द्वारा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि में पाई जाती है। ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। कृषि में क्या है कि एक काम तो है एक आदमी का करने का, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली खेतों में ही काम करने के लिए लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचांक का दूसरा नाम है? ठीक है, तो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको और जाना जाता है आपका जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी आवर्तन की दर अधिक होने पर क्या होता है? मतलब क्या होगा? अगर रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर हाई हो जाता है तो उससे क्या होगा? उसके हाई हो जाने से कर्मचारी का मनोबल में गिरावट आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध का सार है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो प्रबंध का सार क्या होता है? जो प्रबंध का सार होता है वो होता है समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको बताना है, सही कथन बताना है। कह रहे हैं सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। केवल पहला ही सही है कि सभी जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बस इसमें
पहला ही सही है। और ये आपका किस में से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री में शामिल नहीं है। ये दोबारा देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन आपके अलग है। तो प्राथमिक जो पैकेजिंग होती है वो, सॉरी पैकेजिंग तो आती है, पैकेजिंग तो आती है, ठीक। आपका ये होगा नामात्र मूल्य की सामग्री, मटेरियल ऑफ नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो आपकी इसमें प्रत्यक्ष सामग्री शामिल नहीं होती है। वस्तु और सेवाओं के विपणन संबंधी जो समस्याओं के बारे में संबंधों का एकत्रीकरण, संग्रहण और विश्लेषण क्या कहलाता है? तो अगर आप वस्तु और सेवाओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में संबंध मतलब डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा आपका विपणन अनुसंधान। एडम ने जो करारोपण के कितने सिद्धांत दिए थे? तो एडम ने करारोपण के सिद्धांत दिए थे केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वीकृति की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम। देखिए ये भी उसी में से आया है। फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ 75 सिलेबस में भी दिया हुआ है, आपको ये सभी एक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें कोई सभी एक्ट नहीं छोड़ना है, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन 2B होगा। 2B में आपका क्या दिया हुआ है? स्वीकृति की परिभाषा, आ, अनुबंध अधिनियम दिया हुआ है। राष्ट्रीय आयोग मतलब चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो देखिए फिर शामिल किया गया है। तो यहाँ नेशनल कमीशन की बात हो रही है। तो ये जो किया जाता है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये अपॉइंट किया जाता है आपके केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार के द्वारा आपका डिस्ट्रिक्ट वाला और स्टेट वाला दोनों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन है आपका वो केंद्र सरकार करती है नेशनल लेवल पर। ये वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से। पिरासम त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नडाइक, पावला, स्किनर। देखिए सीधा से इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है। ये मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आंसर खुद ही निकल जाता है। थॉर्नडाइक जिसने बिल्ली पर किया था, बिल्ली बार बार पंजा मारती थी और वो एक बार गेट खोलना सीख जाती है और खाना उसको मिल जाता है। थॉर्नडाइक ने इस पर अप्लाई किया था। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है? बात करें कंट्रोल प्रोसेस की, तो कंट्रोल प्रोसेस पूछ रहे हैं। जो कंट्रोल प्रोसेस होती है उसका वो भी फर्स्ट स्टेप कहाँ से शुरू होता है? तो फर्स्ट स्टेप जो शुरू होता है वो होता है लक्ष्य एवं प्रमाणों का निर्धारण। मतलब आपको स्टेब्लिशमेंट करना है गोल, कि आपका गोल क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है। तभी तो आप देख पाएंगे कि काम कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो है आपका केवल SBI, बाकी ये सब प्राइवेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन दिया था ये कथन दिया था आपके लॉरेंस एंड एप्ली ने। कौन सा वितरण पत्र 100% विवरण पत्र कहलाता है? देखिए स्टेटमेंट केवल 100% विवरण पत्र कहलाता है। देखिए ये भी बिल्कुल वहीं से, देखिए इसी चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं और ये आपके 12th की थर्ड बुक में एनालिसिस में आता है। तो ये हो जाए ये कह रहा कॉमन साइज बैलेंस शीट को इसमें एक ही अमाउंट से डिवाइड करते हैं सभी को। निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। एकल स्वामित्व की मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की क्विक डिसीजन होता है, हाँ होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, भी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ऑप्शन आपका 2 ही होगा। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता। अगर वो मर जाएगा तो फर्म बंद ही हो जाएगी भाई, अकेला मर जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका फोर्थ, दोनों, दोनों। ठीक है, ना ये होती है ना ये होती है, कोई विशेषता उसकी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसके बारे में यहाँ पूछा है। तो उसको कह रहे हैं कि बताइए भूतकालीन विश्लेषण होता है तो या आपका भविष्यकालीन होता है, भावी होता है या स्थायी होता है? तो देखिए ये भूतकालीन होता है, जो आपका पैसा कहाँ गया कहाँ से आया वो ये बताता है। ठीक है, जो बातें हो चुकी। सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अनुप्रयोग का नियम या प्रभाव का नियम? तो देखिए तत्परता, अभ्यास और अनुप्रयोग, प्रभाव तो होगा, अनुप्रयोग इसमें नहीं आता। ठीक है, अनुप्रयोग इसमें नहीं आता। लेकिन जो इफेक्टिव का है, इफेक्टिव होने पर आंसर इसका इफेक्टिव होगा। लॉ ऑफ इफेक्टिव इसमें क्या होता है, जब
उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बढ़ जाता है तो साथ में किसकी संतुष्टि की ताकत बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करती है? तो राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, या आपका रिजर्व बैंक, या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। हाँ, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल कार्यशील पूंजी प्रतिनिधित्व करती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल की यहाँ बात हो रही है। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल जो कहते हैं वो कहते हैं टोटल करंट एसेट को, और नेट कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ पूछा है ग्रोथ, तो इसका टोटल करंट एसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करने के लिए, मतलब कौन किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको देखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको देखना है तो उसमें आप क्या देखेंगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्री देखेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री देखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड देखेंगे, या डिक्रीज इन एक्रूड इनकम देखेंगे? तो सही ऑप्शन होगा आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, इसलिए आपको कैश फ्लो होना, तो कैश फ्लो किससे आएगा? यदि आप इंक्रीज देखेंगे इन्वेंट्री में। भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? कौन करता है भारत में राष्ट्रीय नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार की विकास की आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका शारीरिक का। आर्थिक विकास मापा जा सकता है। आर्थिक विकास आप कैसे नापेंगे? वास्तविक राष्ट्रीय आय से। रियल नेशनल प्रोडक्ट होगा, आप उससे, डेट रेट से नहीं, पॉपुलेशन रेट, एजुकेशन, इनसे पता नहीं चलता। रियल नेशनल प्रोडक्ट से आप बता सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। एक बैंकिंग अपने 5,000 10 एक बैंक कंपनी अपने 5,010% वाले ऋण पत्र प्रत्येक 1,000 अंकित मूल्य के उपलब्ध पर्याप्त विभाजन योग्य लाभों से शोधन करना चाहती है, तो इस परिस्थिति में कितनी राशि ऋण पत्र शोधन संचय खाते धारा 74 की आवश्यकता अनुसार हस्तांतरित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी ऑप्शन 4। धारा 74 कहती है कि उसमें शून्य कुछ नहीं आपको ट्रांसफर करना है, आप उनका शोधन कर सकते हैं। एक उद्यमी जो किसी प्रकार का नवाचार नहीं अपनाना चाहता, देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे? एक तो वो था जो अपनाता है, यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा अपनाना नहीं चाहता, तो उसको आप क्या कहेंगे? आलसी होगा कोई जो अपना रहा नहीं है। अगर सही होता, आलस नहीं होता, तो वो तो नए नए अपनाता, तो आलसी होगा कोई, आलसी उद्यमी जो नवाचार परिवर्तन को मतलब अपना रहा नहीं है। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी मात्रा है जो कीमत की किसी समय पर खरीदी जाएगी। मांग की उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? देखिए, ये तो आप बता दो कि मांग की परिभाषा थी, लेकिन दी किसने थी वो आपको याद रखना है। हमने बेन हमने दी थी। ए बी सी दो पार्टनर्स हैं, 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। साझेदार सी को प्रवेश देते हैं और ए ने अपने हिस्से का 1/5 दिया है और बी ने अपने हिस्से का 2/5 दे दिया है। तो त्याग अनुपात पूछ रहे हैं, तो देखिए ए का कितना पार्ट था? 3/5 था। बी का कितना पार्ट था? 2/5 था। ठीक है, इसने कह रहा है कि इसने अपने शेयर का क्या दे दिया? 1/5 दे दिया है, दूसरे ने अपने शेयर का 2/5 दे दिया। तो कितना आ गया आपका? 3/25, और इसका आ गया 4/25। तो इसका आ रहा है 3:4। इस रेशो में इन्होंने त्याग कर दिया है अपने रेशो का। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3/4 में इन्होंने अपना त्याग कर दिया है अपने शेयर का। परिचालन चक्र अवधि, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है? तो ये हमेशा इक्वल होता है आपका मटेरियल स्टोरेज प्लस कन्वेंशन पीरियड और कन्वर्जन पीरियड, और आपका फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड और डेटर्स कलेक्शन पीरियड, उसमें से हटा दीजिए, आप माइनस कर दीजिए क्रेडिट पेमेंट पीरियड। तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? रुचिपूर्ण होनी चाहिए, कठोर, सटीक, या सूचनात्मक? तो देखिए, एक आदर्श शिक्षण अधिगम प्रणाली, आदर्श की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आदर्श में क्या होना चाहिए? आदर्श के लिए सही जो ऑप्शन होगा
वो होगा आपका इसमें आपका क्या नहीं आना चाहिए, सी कठोर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए बी डी होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट, संयोगिक अनुबंध होता है, अवैध होता है, इलीगल होता है। देखिए ये भी वहीं से लिया हुआ है आपका, कंसाइनमेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से ही। तो ये वो आपका क्या होना चाहिए, वैध, वैध होता है। क्या होता है वो, वैध होता है, मतलब लीगल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष विक्रय व्यय का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, विक्रय प्रबंध का वेतन, विक्रय अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण नहीं है। सूची पत्र का मूल्य सूचनीय, जावाकारी भाड़ा, इनडायरेक्ट, जावा गाड़ी भाड़ा, ये तो डायरेक्ट में आएगा, ऑप्शन आपका थ्री सही होगा। जावा को या आवा को गाड़ी भाड़ा आप दे रहे हैं, जब आप माल बना रहे हैं तो तभी ये खर्चा होगा। अगर ये नहीं बना रहे माल तो ये खर्चा नहीं होता, तो ऑप्शन आपका थ्री सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षयी संपत्ति का एक उदाहरण है, मतलब वेस्टिंग एसेट आपसे पूछ रहे हैं। तो वेस्टिंग एसेट आपकी कौन सी होगी, ये होगी आपकी आउट ऑफ द इज नॉट वेस्टिंग एसेट, मतलब जो कमी नहीं होती कभी। तेल कुआ ये तो होगा कम, सोने की खाने भी कम होती है, 5 साल के लिए आपने कॉपीराइट लिया है 5 साल का, ये भी धीरे धीरे 5 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन जमीन भूमि ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, तो ऑप्शन आपका फोर्थ ही होगा। रैगनार नरकस ने कौन से दुष्चक्र का वर्णन किया था, तो इसने जो दुष्चक्र का किया था वो किया था आपका गरीबी का दुष्चक्र। मिश्रित लागत विधि उत्पादन की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए किस उत्पाद या सेवा में उपयोगी होती है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, मोटर कार। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, स्थापना नहीं, उसके प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई। थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ये दी गई थी 2020 को। जब किसी विशिष्ट तकनीक का उत्पादन कार्यों में प्रवेश होने पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहेंगे। क्यों हुआ है, अगर स्पेशल टेक्निक आने से बेरोजगारी हो गई है, तो इसको कहेंगे, इस बेरोजगारी को आपकी टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी के आने से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण उद्देश्य नहीं है। तो अंकेक्षण मतलब ऑडिटर का कौन सा, और देखिए ऑडिटर का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो देखिए इसमें जो नहीं है वो ये है कि ये हम्म, सही उचित स्थिति का पता लगाता है, अशुद्धि का पता लगाता है, कपट का पता लगाता है, संचार और शुद्धि के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना, ये नहीं होता। ठीक है, ये एडवाइज नहीं करता है, कंसल्टेंट नहीं करता है, केवल गलती का पता लगाता है। ठीक है, ये रफ के लिए आपका स्पेस था। तो यहाँ आपका पूरा पेपर हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले और भी पेपर इसके कराऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए मेहनत बहुत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।